हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th का, और वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये भी एक काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है 10th के पोर्शन में अगर मैं देखूं, और मान लीजिए थोड़ा सा लेंथ भी होगा अकॉर्डिंगली। ट्राइंगल्स जितना उतना लंबा तो नहीं होगा, बट उसके आसपास ही है। 3 to 4 लेक्चर का टॉपिक है। तो उस पूरा डिटेल चैप्टर में हम लोग कैसे क्या सीखेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, है ना। फिर बात करेंगे टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको ग्राफ वगैरह कैसे बनाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, क्योंकि 8th क्लास तक आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आते हो। जो मिडिल स्कूल वाला सेगमेंट है उसमें आप वही चीज़ पढ़ के आते हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आके आप पहले बार 9th में सीखे होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड देन अभी आप आओगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल सिस्टम को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पे बेसिकली उसका बातचीत होगा। तो किस तरीके से होगा, क्या क्या सॉल्यूशंस होगा, हम ध्यान से देखते हैं। एक बार डिटेल में ओवरव्यू देख लेते हैं, देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, है ना। पहले आपको क्या मिलेगा, पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि बोले सर लीनियर इक्वेशन है ना होता क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, किस किस प्रकार का उसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या क्या है, वो सारे बातचीत करेंगे। फिर आ जाएंगे हम सॉल्यूशन के ऊपर, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन, ग्राफिकली हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिंगल इक्वेशन नहीं होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन को कैसे एनालिसिस करोगे, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या फिर डायरेक्टली पूछा जाए, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका पूरा डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ हम एक और चीज़ देखने वाले कि वही ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंस है कि नहीं, या फिर इनकंसिस्टेंस है, वो क्या है उसका मतलब अपन डिटेल में देखेंगे जब आपको पता चलेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में हमारे पास आएगा वो आएगा आपका थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये मान लीजिए ये पूरा टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अगले लेक्चर में जाकर के आपको मिलेगा मान लीजिए सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम, ठीक है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मान सकते हैं। दैट इज आपका वही पार्ट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, उसके अंडर पे जो भी है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका कंसेप्ट जो है, उसका कंसेप्ट के बारे में तो आज ही हम लोग बातचीत कर लेंगे, बट ऑफिशियली जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है एंड उसका डेरिवेशन है, उसके ऊपर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर, वो हम देखने वाले अगले लेक्चर का पहला टॉपिक में। और फिर अगले लेक्चर का जो अगला टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा आपको, कि एल्जेब्रिक मेथड जितने भी है जिसके थ्रू आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हो। टोटल आपके पास 3 मेथड है। सब्स्टिट्यूशन एक मेथड हो गया, ग्राफिकली तो सॉल्व कर ही सकते हो, ये तो एक चला ही गया। और एल्जेब्रिकली 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया मान लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। 3 में से आप तीनों मेथड आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया कि इसके थ्रू ही सॉल्व करो, देन आपको वही करना पड़ेगा, अनलेस अनटिल आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ये हो गया आपका लेक्चर 2 का कंटेंट मान लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया लेक्चर 2 का कंटेंट। और लेक्चर 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और अगर कुछ खत्म नहीं होता है, मान लीजिए बाकी रह जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह लेकर के, तो चौथा लेक्चर का जरूरत हो सकता है, अदरवाइज 3 लेक्चर में ही हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो और एनसीईआरटी प्रॉब्लम सारे के सारे इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली आप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले ये कंटेंट पूरा कवर करेंगे आज के लेक्चर में, फिर देखते हैं आगे की कहानी किस तरीके से चलता है, ठीक। तो देखो दोस्त, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर मैं बात करूं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्टरी पार्ट का मैं बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होगा, तब वो क्या होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी बराबर 0 लिखते हैं, ठीक, ax प्लस बी बराबर 0 लिखते हैं। जहां पे एक चीज मैंडेटरी है, क्या सर, क्या मैंडेटरी है,
भाई ये लीनियर इक्वेशन होने के लिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल तो होना पड़ेगा ना। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये जो a होगा x का कोफिशिएंट उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर a जीरो हो गया तब तो कांस्टेंट टर्म बचेगा ना, x वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे a और b आपका दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था और दोनों के दोनों रियल नंबर थे। a नॉन जीरो रियल नंबर और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। बट x जो है वो हमारा क्या था, वेरिएबल था। x जो है वो हमारा क्या था दोस्त, वो वेरिएबल था, जिसके वजह से हम पूरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब का हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये आया कैसे, क्यों ये सब को हम सॉल्व करते। प्रॉब्लम आया होगा हमारे पास, जरूरत हुआ होगा तभी सॉल्व करते, और वो जरूरत क्या होगा वो ऑलरेडी आप 8th क्लास वगैरह में बचपन में पढ़े होंगे, वो और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्या वजह है जिस वजह से एक इक्वेशन हमारे पास जनरेट होता है, वो चीज़ तो ऑब्वियस है ना, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा है, वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। ठीक बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्त, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कहानी हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या मीन करता है, उसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर बस दो वेरिएबल लेकर के आ जाओ ना। दो वेरिएबल अगर लेकर के आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑब्वियसली ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ एक और वेरिएबल आ गया आपका कौन, y। ठीक है, x के साथ एक और क्या आ गया, y आ गया वेरिएबल। ठीक है, और a b c जो है वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब a b c क्या है, रियल नंबर होगा। बट एक्स्ट्रा एक और कंडीशन आएगा, दैट इज a और b को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि पहले हमने बोले थे कि a को नॉन जीरो होना है, अभी बोल रहे a और b दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो नहीं हुआ तब तो x और y दोनों गायब हो जाएगा। मान लीजिए अगर a जीरो हो गया तब तो ये से by प्लस c बचेगा ना, तो by प्लस c बराबर 0, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। टू वेरिएबल कहाँ बचा, एक वेरिएबल तो गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना है तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि a और b नॉन जीरो तो होना ही पड़ेगा। सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर होगा वो तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा ये कंडीशन आपको याद रखना ही होगा कि अगर इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना है देन a और b दोनों को साइमल्टेनियसली नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्लियर, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि भाई मान लिया अगर a का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, मान लिया ये a का वैल्यू अगर 0 हो गया। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं आपको। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है ना, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। वो ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली बोल सकते हो। ठीक है ना, ग्राफिकली बोल दो ज़्यादा बेहतर है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर आप प्लॉट करोगे, जैसे 9th में आप प्लॉट करते थे, आप याद करो, ये सारे 9th का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप प्लॉटिंग उधर किए होंगे। प्लॉट करने के बाद आपको जो कर्व मिला होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा होगा। स्केल से जब आप ट्रेवल बना के पॉइंट्स को ज्वाइन प्लॉट करते थे, उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता हो। और इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि क्यों एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल हम जज भी कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पे मैं समय खराब नहीं करूँगा। आपका स्टेट बोर्ड का जो एडवांसमेंट वाला सेगमेंट है उधर भी बुक में नहीं दिया, बट उधर जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब मैं जरूर ये प्रूफ करके दूंगा आपको कि क्यों एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है तो ग्राफिकली आपको क्लियर है कि बोले सर ग्राफ बना दो, स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसीलिए रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है। बट प्रूफ कैसे करेंगे उसको, वो लॉजिक भी डेवलप करेंगे उधर। तो अगर ये ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज कि सर अगर a बराबर 0 हो गया तब तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा by प्लस c बराबर 0। ठीक है, और अगर सर b 0 हो गया, दोनों तो साइमल्टेनियसली 0 कभी हो ही नहीं सकता है, तब तो कांस्टेंट आ जाएगा।
अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, फॉर ए एक्स, ये दोनों नॉन जीरो कब होना पड़ेगा? अगर ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहता है तो। अगर ये चीज एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहता है तब जाकर के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए और बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। बट अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होना चाहता, वन वेरिएबल होने से भी इसको चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो ए और बी दोनों जीरो हो गया। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या आ गया? बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दैट इज y का वैल्यू क्या होगा? माइनस सी बाई बी, है ना। और यहां पे हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली b नॉन जीरो होगा। अगर a जीरो हो गया तो b को तो नॉन जीरो रखना होगा ना, दोनों तो जीरो हो नहीं सकता है। दोनों जीरो हो गया तब तो कोई लाइन आएगा ही नहीं। तब ये जो लाइन होगा, तब भी ये एक लाइन ही होगा, बट ये लाइन उस वक्त क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आप 9th में पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड y बराबर जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, देन द लाइन ना लिख करके इक्वेशन ही लिख देते, रिप्रेजेंट्स एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आए? ठीक है। और अगर इसके साथ साथ c भी जीरो हो जाता है, देन द इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा? बी वाई बराबर जीरो, दैट इज y बराबर जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ, क्या बन जाएगा? ये एक्स एक्सिस बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, और अगर b जीरो हो जाता है, a नॉन जीरो हो जाता है, तो बचेगा क्या? ax प्लस सी बराबर जीरो बचेगा, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बचेगा, जहां पे a नॉन जीरो होगा। ठीक है, देन द इक्वेशन ax प्लस सी बराबर जीरो रिप्रेजेंट एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x बराबर कांस्टेंट। c और a अगर दोनों कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो माइनस सी बाई ए भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? और उसी जगह पे आप ये बोल सकते हो ना कि अगर c जीरो हो जाता है, देन द इक्वेशन बिकम्स ax बराबर जीरो, दैट इज x इक्वल टू जीरो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ क्या? y एक्सिस। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें सीखने को मिला। काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने बातचीत किया जो शायद 9th में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, या फिर नहीं भी पढ़े हो, या फिर अगर पढ़ भी लिए तो भूल गए होंगे। ठीक है, कि x इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का इक्वेशन होता है ना। y इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है? x एक्सिस का इक्वेशन होता है। ठीक है, फिर y बराबर कांस्टेंट अगर बोला जाता है तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और x बराबर कांस्टेंट अगर आ जाता है तो ये इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर दोनों के दोनों वेरिएबल आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b नॉन जीरो होता है, अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो रियल नंबर होता है, तब उस केस में क्या हो जाएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इंक्लाइंड विथ x और y एक्सिस, है ना। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? ना x एक्सिस के पैरेलल होगा, ना y एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे इंक्लाइंड होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, सारे के सारे केस में आएगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही, है ना। किस कंडीशन में ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा उस बारे में हमने डिटेल में बातचीत कर दी है। ठीक है, तो यह हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ये। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। सही बात है, क्लियर है दोस्त? चलिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ के आ गए होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई नया सीखने वाला चीज़ आपके लिहाज से मिला नहीं मेरे को। ठीक, तो मैं नोट्स को और लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा, इसीलिए मैं और लिख नहीं रहा हूँ। नोट्स को मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। मतलब समझना क्या है, अकॉर्डिंगली पॉज कर करके सुन के आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, तो इसके बाद ये पूरा चीज़ आप पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से समझ के, है ना। कोई भी डाउट्स होगा तो अकॉर्डिंगली पूछ लेना। ठीक है, ये जो चीज़ ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड से इसको बता दिया। ठीक है, बट सही स्पीड ही था, आप इतना भी स्पीड नहीं था कि एकदम से आपको समझ ही ना आए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा मैं जो भी आपको समझाने का प्रयास किया होगा। आगे अगर बात करूँ दोस्त, आगे अगर बात करूँ तो आप समझ पाओगे। आगे अगर बात करें तो अब देखोगे कि हमारे पास जो चीज़ें आ रहा है यहाँ पे, है ना, वो है सबसे पहली बात आएगा कि आप हेडिंग लगाओ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी हमें जो चीज़ स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टडी करना है। दैट इज जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन मिलेगा। कितने से ज़्यादा? एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन अगर मिलेगा, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर मिलता है एक से ज़्यादा, तब उनको हम कैसे डील करेंगे या फिर स्टडी करेंगे उसको समझना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेडिंग लगाओ। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ अगर एक और इक्वेशन आ जाता है उसी अंदाज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोले भाई इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब लिखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस in two variables is said to form, in two variables is said to form a simultaneous linear equations, a simultaneous linear equations, said to form a simultaneous linear equations, said to form a simultaneous linear equation, है ना, said to form a simultaneous linear equation। ठीक है, चलो, तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा देख लीजिए। एक इक्वेशन को मान लीजिए अगर मैं a1 से रिप्रेजेंट करता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया ना। चलो, और दूसरा इक्वेशन को मान लीजिए a2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। जरूरी नहीं है कि दो ही होगा, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा इक्वेशन भी आ सकता है। उससे ज़्यादा अगर आएगा तो क्या होगा कहानी पे बताया जाएगा आपको जब आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकता है, 2 वेरिएबल से ज़्यादा भी आ सकता है, बट एज यहाँ पे हम 2 वेरिएबल तक सीमित रख रहे तो 2 वेरिएबल में स्टडी करने वाले। ठीक है, बट हकीकत में 2 वेरिएबल से ज़्यादा सिस्टम भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, nth वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको खैर अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें और लंबा पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को डिटर्मिनेंट तक पहुंचना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट होने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है, तो ये है आपका डिटेल स्टडी, है ना। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। कंडीशंस लगाना बहुत जरूरी है कोफिशिएंट्स के ऊपर। कंडीशंस क्या लगाओगे, देखो, जहाँ पे आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर ये 6 का 6 कोफिशिएंट जो है वो सारे के सारे
सबसे पहली बात क्या है, रियल नंबर है सर। ये सारे के सारे क्या है सर, ये सारे के सारे रियल नंबर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात होगा कि अगर इनको टू वेरिएबल सिस्टम बनना है, अगर इनको टू वेरिएबल सिस्टम बनना है तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं कि सर A1 A2 B1 और B2 ये चारों के चारों कभी भी जीरो नहीं हो सकता है सर। क्या नहीं हो सकता है, ये चारों के चारों कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर इसको टू वेरिएबल सिस्टम होना है तो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिख दो। ठीक है, इन टू वेरिएबल, अगर इसको टू वेरिएबल सिस्टम होना है तो A और B दोनों जगह पे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी चीजों को ना, इसी कंडीशन को बुक्स में आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। ऐसे भी लिखा गया है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब है कि देखो, अगर मैं बोलूं कि टू वेरिएबल, अगर मैं बोलूं टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल होने के लिए तो चारों के चारों नॉन जीरो होना पड़ेगा। टू वेरिएबल होने के लिए चारों के चारों को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। बट अगर मैं ये टू वेरिएबल मेंशन नहीं करूं, अगर मैं ये टू वेरिएबल मेंशन नहीं करूं तो उसी टू वेरिएबल के अंडर पे वन वेरिएबल भी काउंट हो जाएगा। तो अगर वन वेरिएबल काउंट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई A1 और B1 में से अगर इस इक्वेशन को टू वेरिएबल रहना है तो दोनों नॉन जीरो होना पड़ेगा। मतलब दोनों नॉन जीरो होने से भी काम चलेगा। और अगर कोई भी एक जीरो हो गया और एक नॉन जीरो हो गया तो भी काम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अगर एक जीरो हो गया एक नॉन जीरो हो गया तब क्या हो जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझिएगा अच्छे से, यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझना अच्छे से, ठीक है दोस्त। तो यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा उसी वक्त एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात को समझना अच्छे से, ठीक है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है तो नुकसान क्या है, लीनियर इक्वेशन तो रहेगा ना। हमें नुकसान तो तभी होगा जब A1 और B1 जो है दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा, क्योंकि A1 और B1 दोनों एक साथ जीरो हो जाता है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्त। कैसे हम काम करेंगे बोलो, A1 और B1 अगर दोनों जीरो हो गया तब तो वेरिएबल का प्रेजेंस होगा ही नहीं इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ C बराबर जीरो आएगा, है ना। और अगर C जीरो ही हो गया तो इक्वेशन लिखने का मतलब ही क्या है, वेरिएबल ही गायब हो जाएगा। तो हमें यहां से ये समझ आता है कि भाई इन दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट जीरो होगा तो काम चलेगा, या फिर दोनों नॉन जीरो हुआ तो भी काम चलेगा, दोनों नॉन जीरो या फिर एक नॉन जीरो एक जीरो, तब तक मैं एग्री करूंगा। बट अगर दोनों जीरो का नाम ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एज इस कंडीशन को लिखने के बाद ये समझ नहीं आता है कि किस चीज को हम मीन कर रहे हैं, दैट इज दोनों नॉन जीरो के बारे में बोल रहे हैं या एक जीरो एक नॉन जीरो के बारे में बोल रहे हैं। मतलब इसको देखने से समझ नहीं आता ना, इसको देखने से लगता है कि ये चारों के चारों कांस्टेंट नॉन जीरो होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि A1 अगर नॉन जीरो है तो B1 जीरो हो भी सकता है, तो वो ऑप्शन यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को यहां पे मर्ज करके लिखा जाता है जिसके अंदर सारे कंडीशंस का प्रेजेंस है। कैसे है, अगर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर जीरो के इक्वल हो जाता है, उसका मतलब क्या है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल हो जाता है, उसका मीनिंग क्या है कि वो जीरो के इक्वल कब हो पाएगा, सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब हो पाएगा, जब दोनों के दोनों क्वांटिटी जीरो होगा, है ना। सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब होगा भाई, आप खुद ही बोलो। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर या फिर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कभी जीरो हो सकता है क्या, ये चीज जीरो तो तभी होगा ना, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा अगर ए बी सब रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात नहीं कर रहे। अगर ये सारे के सारे रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर का समीशन जीरो तभी होगा जब ये सारे के सारे रियल नंबर इंडिविजुअली जीरो हो जाएगा। मतलब इसको सेटिस्फाई होने के लिए A1 B1 दोनों को जीरो होना मैंडेटरी है, दोनों अगर जीरो नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है ना, दोनों जीरो होना मैंडेटरी है, दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर मैं बोल देता हूं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा दोनों नॉन जीरो भी हो सकता है, एक जीरो एक नॉन जीरो भी हो सकता है। तो यही कंडीशन लिखना सफिशिएंट हो गया ना, ठीक है। बोथ कोफिशिएंट्स कैन बी नॉन जीरो
और वन ऑफ देम कैन बी जीरो। बात समझ में है ना? A1 B1 दोनों के दोनों नॉन जीरो हो सकता है, या तो एक नॉन जीरो एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं होगा। तीन ही तो ऑप्शन है, या तो दोनों नॉन जीरो, या तो दोनों जीरो, या तो एक जीरो एक नॉन जीरो। तीन ही तो ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में से नीचे वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दैट इज दोनों जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। तो दोनों जीरो कब होगा? जब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर जीरो होगा। तो यहीं से तो समझ आता है कि दोनों नॉन जीरो या फिर एक नॉन जीरो एक जीरो कब होगा? जब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर इसका सॉल्यूशन यह है तो इस चीज का सॉल्यूशन, अरे यार, अगर इसका सॉल्यूशन यह है तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा? B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन तो यही होगा ना कि A1 और B1 दोनों नॉन जीरो, या फिर A1 जीरो B1 नॉन जीरो, या फिर A1 नॉन जीरो B1 जीरो। और वही तो हमें चाहिए, ये तीन कंडीशन ही तो हमें चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ बोला है। अगर टू वेरिएबल बोलता तो ये लिखना सफिशिएंट था, बट अगर टू वेरिएबल में वो लोग ये भी इंक्लूड कर रहा है कि टू वेरिएबल भी हो सकता है, वन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल सिस्टम के अंदर वन वेरिएबल छुपा हुआ है, जो मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, टू वेरिएबल के अंदर वन वेरिएबल छुपा हुआ है, बट वन वेरिएबल के अंदर टू वेरिएबल कहां से आ जाएगा? ठीक है ना? तो अगर मैं जनरल लेकर के चल रहा हूं तो मेरे को टू वेरिएबल वन वेरिएबल सब लेके चलना पड़ेगा। मतलब इसी टू वेरिएबल के अंदर मेरे को वन वेरिएबल भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वन वेरिएबल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो सिर्फ ये कंडीशन लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, ये वाला लिखना, मेरे को ये लिखना पड़ेगा। ये क्या मीन करता है? ये इसको मीन करता है। ऑब्वियसली ये A1 B1 दे करके और ये कंडीशन A2 B2 दे करके मीन करता है। तो ये इसको मीन कर रहा है, समझिएगा बात को, ये इसको मीन कर रहा है। ठीक है, हमारा बस मतलब यह है कि टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। A1 B1 या फिर A2 B2 दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइमल्टेनियसली जीरो तभी होगा जब इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो अगर मैंने इसका वैल्यू नॉन जीरो कर दिया, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो, दोनों नॉन जीरो हो या फिर एक जीरो एक नॉन जीरो हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और वही यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो अब इसको मत लिखिएगा, इसको प्रेफर कीजिए। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों चीजें हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखता तो इसी को लिखना सफिशिएंट था, बट एज मैंने जनरल लीनियर इक्वेशन लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पे टू वेरिएबल आ रहा है और उसी टू वेरिएबल सिस्टम के अंदर वन वेरिएबल सिस्टम भी इंक्लूडेड है, तो मेरे को ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या कंडीशन है उसको समझना और याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर कंसेप्चुअली आप चीजों को स्टडी कर सकते हो, एग्जाम में ये सब आने का चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, बट अगर सब्जेक्ट को सीखना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो ये सब समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे की कहानी में एक पॉज लेके स्टार्ट करता हूँ एंड देन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए, इतना देर तक अभी हमने लीनियर इक्वेशन सिस्टम टू वेरिएबल में कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में डिटेल बातचीत कर चुके हैं। दैट इज़ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। और इसको अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिस्टम कब बोल सकते हैं? जब A1 B1 C1 C2 A2 B2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे और A1 B1 कभी भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो पाएगा और A2 B2 भी कभी भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन के ऊपर बेस करके इस सिस्टम को मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिस्टम बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो अभी हमारा बातचीत आया कि इसका सॉल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना? इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होगा एंड देन उसका मीनिंग क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो अब लिखिएगा जरा फटाफट। ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, लिखिएगा ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, a pair of values of the variables x and y satisfying each one of the equations in a given system of two simultaneous linear equations in x and y is called a solution of the system। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर x और y का वैल्यू जो
इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे उस x का वैल्यू और यहाँ पे उस पर्टिकुलर y का वैल्यू पुट करूँ तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। वही तो होता है ना सेटिस्फाई करने का मीनिंग, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर x, y ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाता है ना, x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू और y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सिस्टम में जितने भी इक्वेशन रहेगा, जरूरी थोड़ी ना 2 इक्वेशन रहेगा, जितने भी इक्वेशन रहेगा उन सबको अगर सेटिस्फाई करता है तब मैं उस पर्टिकुलर x और y का वैल्यू को क्या बोल सकता हूं, उस सिस्टम का एक सॉल्यूशन बोल सकता हूं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं, है ना। एक एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है इस तरीके से x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा है मान लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है x इक्वल टू 2 और y बराबर -1 को चेक करने के लिए। जरा आप चेक कीजिए तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, चेक कीजिए ना, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 अगर आप पुट करेंगे ना दोस्त, है ना, क्लियरली आपको मालूम पड़ेगा 2 - 1 तो 1 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 डालेंगे और यहाँ पे अगर y का वैल्यू -1 डालेंगे तो ये कितना होगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये दोनों इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन बोलूंगा, क्योंकि इस सिस्टम में 2 ही इक्वेशन दिख रहा है। अगर उससे एक ज्यादा इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो उस थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूं, है ना। अगर मान लीजिए इसके साथ एक और इक्वेशन यहां पे दे देता हूं और ये सॉल्यूशन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो है वो इन तीनों इक्वेशन को कंस्टिट्यूट करने वाले सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों इक्वेशन को कंस्टिट्यूट करने वाले सिस्टम का सॉल्यूशन हो सकता है, पर तीनों इक्वेशन मिला के जो सिस्टम बनेगा उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ये वाला, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब कहानी आप समझ गए होंगे अभी बहुत अच्छे से कि सिस्टम में जितने भी इक्वेशन रहेगा सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी उसको मैं उस पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन बोल पाऊंगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये कहानी आप यहां पे समझ गए होंगे, ठीक है। बट इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है। ये तो आप एल्जेब्रिकली मतलब मैनुअल प्रोसेस में आप बिना कुछ सोचे कर लिए। जब इसको ग्राफिकली आप ऑब्जर्व करोगे ना तब चीजों में मजा आएगा, तब चीजों में मजा आएगा। बात को ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्लियरली दिस इज अ सॉल्यूशन of the system containing two linear equations x plus y बराबर 1 and 2x minus 3y बराबर 7। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। एंड 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हमने लिख दिया, तो ये डेफिनेशन के बाद आप ये एग्जांपल अपना नोट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हर चीज में लिखा नहीं सकता, आप अपना खुद का लैंग्वेज में लिख करके रखिए कि सर ने बोला है कि एक और इक्वेशन अगर दिया जाता है और ये सॉल्यूशन अगर उसको सेटिस्फाई करता है, तब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये तीनों इक्वेशन को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसका भी सॉल्यूशन बन जाएगा ये। और अगर नहीं करता है तो बोल पाएंगे कि तीनों को मिला करके जो सिस्टम बनेगा उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसी का सॉल्यूशन होगा। अगर यहां से एक को और यहां से एक को लेते हैं तो भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता अगर ये थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब कि सिस्टम में जितने भी इक्वेशन होगा सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी मैं उन सारे इक्वेशन को कंटेन करने वाला सिस्टम का सॉल्यूशन बोल सकता हूं इसको। क्लियर है, चलो आगे मैं ज्योमेट्रिकली इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करूं, है ना, वो जो टेबल बनाते थे ना, आप 9th में करके आए हो, टेबल बनाते थे, एक्स और वाई के बीच में कंडीशंस निकालते थे, फिर जो भी पॉइंट्स आ रहा है मेरे पास वो सारे पॉइंट्स में प्लॉट करता था, ठीक है ना। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला था,
ठीक है। इसी x इक्वल टू 2 और y कॉमा -1 को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, 2 कॉमा -1, ऐसे भी बोल सकता था। इसी को तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जहां पे पहला वाला x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज इसको हम एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको याद होगा, इसको हम एब्सिसा बोलते थे और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? चलो, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों के दोनों इक्वेशन, ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करूं, अभी अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन में दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने जाऊं तो कहानी किस तरीके से होगा, उस चीज को एक बार जरा बताइए ना। पहला केस यहां पे क्या हो सकता है, अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन में इन दोनों को प्लॉट करने जाऊं तो क्या पॉसिबिलिटीज आएगा यहां पे, जरा ध्यान से बोलिएगा तो एक बार, क्या पॉसिबिलिटीज आएगा, ध्यान से थोड़ा बोलिएगा, क्या पॉसिबिलिटीज आएगा एक बार बताइएगा। ठीक है, कि हो सकता है ना सर कि दोनों लाइन, एक लाइन आपका ऐसा हो जाए, एक लाइन आपका ऐसा हो जाए, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एक लाइन ऐसा हो जाए। हो सकता है दूसरा लाइन जो है वो ऐसा हो जाए, ये हो जाए आपका दूसरा लाइन, लाइन 2, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, कंडीशंस अपने जगह पे है, कंडीशंस अपने जगह पे है, उसके बारे में मत सोचिएगा, वो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिला कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, क्या कि नहीं किया, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, अगर वो दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस टू इक्वेशन कंस्टिट्यूट अ सॉल्यूशन, है ना, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मिला के जो सिस्टम बन रहा है उसका एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन। वही चीज आपको समझना है दोस्त। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग 1 and 2 has an unique solution। ठीक है, बात समझ में आया ना। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे को कट किया तो यहां पे आपको क्या मिल जाना है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाना है। बात को समझिएगा अच्छे से, यहां पे आपको क्या मिल जाना है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाना है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है तो वो कब मिल सकता है, उसका पॉसिबिलिटी कब होगा, व्हेन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 are non-parallel to each other, क्योंकि दोस्त कहानी को आप जरा ध्यान से सोच करके देखो, मामला क्या है यहां पे, ध्यान से सोच के देखो। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाता है तो इस तरीके से हो सकता है, दोनों लाइन किस तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, जिसको हम डिसजॉइंट पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट पैरेलल बोलते हैं। समझ में आया ना, अगर इस तरीके से हो जाए तो इसको मैं डिसजॉइंट पैरेलल बोल सकता हूं। अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आकर के बैठ जाता है तो उसको मैं कोइंसिडेंट पैरेलल बोल सकता हूं, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोइंसिडेंट पैरेलल बोल सकता हूं। ठीक है, और अगर मेरे पास कहानी इस तरीके से हो जाता है, दैट इज क्या मैं बोलूंगा इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल सकता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दो लाइन, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में दो लाइन के बीच में यही केसेस है। ठीक है ना, यहीं से 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री निकलता है दोस्त। बड़ा इंटरेस्टिंग, में बात करने ना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा दूंगा ये सब चीजों के ऊपर खड़ा समझ में आ रहा है ना। तो बट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है खुद को, क्या करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करना पड़ता है।
इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मैं टू डायमेंशनल प्लेन, जैसे ये बोर्ड तेरा क्या है, टू डायमेंशनल प्लेन है, तो इन टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर दो लाइन के बीच में क्या कहानी हो सकता है, दोनों इंटरसेक्ट करेगा। मान लेना इस बोर्ड के ऊपर तो कोई भी दो लाइन बना रहा है, तो यह क्या करेगा, या तो दोनों पैरेलल होगा, या तो एक के ऊपर एक आके बैठ जाएगा, या तो दोनों क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल का मतलब ही क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन पैरेलल का मतलब ही क्या है दोस्त, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन पैरेलल का मतलब ही क्या है, नॉन पैरेलल टू ईच अदर का मतलब ही क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बात कर रहा है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने इंटरसेक्शन होगा, बट अगर मैं 3D में बात करूंगा ना, ये 2D में है, 3D में अगर बात करूंगा तो एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ये वाला पॉसिबिलिटी। देखो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये 3D ज्योमेट्री हो गया। ये आप 12 में जाके पढ़ोगे दोस्त, अभी नहीं पढ़ोगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो 3D में अगर बात करें तो ये एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगा, जिसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। ओलंपिक ज्योमेट्री में आपको मिल सकता है किसी जगह पे, है ना, अदरवाइज ऑफिशियली आपको 12 में जाके मिलेगा। ये 3D में एक्स्ट्रा बस एक ही केस आता है और ये केस है, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। बाकी 3 केस तो वही है, या तो डिसजॉइंट पैरेलल, या तो कोइंसिडेंट पैरेलल, या तो इंटरसेक्टिंग। और इसको अगर सेपरेट कर देता तो 3D में हो जाएगा, बट ये केस 2D में नहीं हो सकता। कहानी देखो 2D में कैसे बनाओगे ये चीज, अगर ये लाइन आप यहां पे बना रहे हो तब तो ये 3D हो गया, इसी लाइन को आपको यहां पे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो 2D आएगा ना, क्योंकि 2D का मतलब तो सिर्फ x और y। अगर आप यहां पे लेके आ गए मतलब तो z डायरेक्शन में भी आ गए, z डायरेक्शन में भी आ गए, तो 3D हो गया। फील करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, क्लियर। तो अगर ये लाइन ऐसे हो जाता है तब तो लाइन तो इंफिनिटी तक चलता है ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और दोनों यहां पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये दोनों के दोनों यहां पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो 2D में ये 3 केसेस ही पॉसिबल होगा, 2D ज्योमेट्री में, ठीक है। 2D कार्टेशियन प्लेन में यही, 2 डायमेंशन में यही पॉसिबिलिटीज है। तो हम समझ गए बहुत अच्छे से कि अगर भाई इस तरीके से आ रहा है लाइंस तो हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते जानते हैं। प्लॉट करने के बाद अगर कहानी इस तरीके से बन रहा है तो हमें समझ में आ गया कि कहानी क्या है, कहानी में क्या है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में क्या है, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है कि भाई यहां पे तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन। ऐसा मत समझो कि मैं यहां पे पूरा यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट पढ़ा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो मैं सॉल्वेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 2 का आखिरी में जाके मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। ध्यान से देखिए, जैसे बता रहा हूं, जो बता रहा हूं सीखते जाइए ना। 3-4 लेक्चर देखने के बाद आप बोलिएगा कुछ बाकी रह जाता है, या फिर इससे ज्यादा कोई पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता, उससे आधा भी नहीं पढ़ाता ये लोग। ध्यान से सुनिएगा, जो बात बोल रहा हूं गजब तरीके से बोल रहा हूं। कितना भी टफ पेपर आ जाए तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंफर्म है। तुम बस रिलेट करते जाओ, चीजों को रिलेट करते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं समझते जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, अगर लाइंस का नेचर ऐसे हो गया तो लाइंस क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल यानी कि इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कहानी डायग्राम में दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा केस बोले सर, दूसरा केस क्या हो सकता है, डिसजॉइंट हो सकता है। अगर सर डिसजॉइंट हो गया मतलब लाइंस अगर ऐसे हो गया तो क्या उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है, क्या वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, क्या वो दोनों के दोनों किसी कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है सर। अगर नहीं करता है ऐसा तो क्या होगा, उधर हम क्या कमेंट करेंगे, हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, दैट इज नो सॉल्यूशन। बात समझ में आया ना, दैट इज नो सॉल्यूशन। यहां पे जो ये सॉल्यूशन आया ये किसका पहचान दे रहा है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन का पहचान दे रहा है ना, क्योंकि आपके पास यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आया 2,-1 जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आया ना, जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैं एग्जांपल के साथ रिलेट करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं सारी कहानी पे बात कर रहा हूं, आप बस सुनते जाओ मेरी बातों को। अगर डिसजॉइंट पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, अगर कोइंसिडेंट पैरेलल हो गया, तो हम बोलेंगे सर एक लाइन दूसरे के ऊपर आके बैठ गया, मतलब पहले वाले लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स होगा वो सारे के सारे दूसरे वाले लाइन के ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन तो इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो एग्जैक्टली पहले वाले लाइन और दूसरे वाले लाइन सिमिलर हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब उनका जो कॉमन पॉइंट्स आएगा क्या वो फाइनाइट होगा, कभी नहीं हो सकता। आप गिन के खत्म ही नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे ये एक देखो, ये एक देखो, ये एक देखो, ये एक देखो, ऐसे गिनते जाओगे, मैं उसके बीच में आके एक और बैठाता जाऊंगा। तो मैं जैसे ही बीच में आके बैठाता जाऊंगा आपका दिमाग चमकेगा, आप उनके बीच में आके एक और बैठाते जाओगे, ऐसे करके खत्म होगा सॉल्यूशन, कभी भी खत्म नहीं होगा। यहां पे इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट मिला ही नहीं, यहां पे एक कॉमन पॉइंट मिला, यहां पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिला। और अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलता है तो उस जगह पे हम उसको क्या बोल देंगे, उस सिस्टम का सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे।
बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे। तो केस नंबर 2 अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो केस नंबर 2 में क्या आ सकता है? केस नंबर 2 में मान लीजिए आपका लाइंस ऐसे आ गया, एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन भी उसके ऊपर ही आके बैठ गया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कमेंट दे सकते हैं? द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग 1 and 2, द सिस्टम हैज infinite solution, infinite solution and lines represented by equation 1 and 2, क्योंकि ये दोनों लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? आर कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस भी एक प्रकार का पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, एंड द थर्ड एंड लास्ट केस इज केस नंबर 3, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? आप समझ ही चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हम प्योरली पैरेलल, मान लो एक लाइन ऐसा हो गया और दूसरा लाइन ऐसा हो गया। ये मान लीजिए आपका लाइन नंबर 1 है और यही आपका लाइन नंबर 2 है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 यही है और यही हो गया आपका लाइन नंबर 2, दोनों कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कमेंट करोगे? यहाँ पे आप कमेंट बोलोगे द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर disjoint parallel lines, disjoint parallel lines, disjoint parallel lines। बस यही हो गया आपका बातचीत। क्लियर है दोस्त? बात समझ आ रहा है? यही हो गया बातचीत। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में तो मैंने बातचीत कर लिया, इसके बारे में तो मैंने बातचीत कर लिया। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने बातचीत कर लिया। इनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद मैं वापस कनेक्ट करता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बराबर, सारे कहानी दिख रहा है। अभी मेरे बात को और अच्छे से आप समझते जाइएगा दोस्त, धीरे धीरे और अच्छे से इसको कनेक्ट करना, समझते जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जगह चुराता हूँ, है ना। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे मेरे को ये भी डाउट पूछ देते कि सर लाइंस को आपने ऐसे ही क्यों बनाए? आपने तो बोले थे कि ऐसे तभी बनेगा जब इंक्लाइंड होगा, है ना, ऐसे तभी बनेगा जब इंक्लाइंड होगा। तो इंक्लाइंड अगर होता है तो आप ये कंसीडर कर रहे हो कि A1 B1 और A2 B2 दोनों नॉन जीरो है। हाँ मान लो, अगर A1 B1 जीरो होता है तो भी चलेगा। अगर दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज अगर दोनों नहीं भी होता है जीरो तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है पैरेलल। मैंने बस एक जनरल केस बनाया। अब इसको पैरेलल कर दो, ऐसे कर दो, इन दोनों लाइंस को आप घुमा दो तो ये ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है? कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना हर जगह पे। ठीक है ना, तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे लोग पूछते, इसीलिए मैंने आपको वो डाउट शेयर कर दिया। मैं अभी आपको क्या समझाने वाला हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मामले को, ठीक है, फिर देन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, करता हूं। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अभी ना दो टर्म हमारे पास आता है, अभी हमारे पास ना दो टर्म आता है। क्या आता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं क्या आता है मैं आपको समझाता हूं। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या होता है एक और होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बात को समझिएगा, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अभी दोस्त कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या जानता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोला? सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक करे या हजार करे या इनफाइनाइट करे, फर्क नहीं पड़ता है, बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। उस चीज को हम समझाते हैं एक वर्ड से और उसका नाम है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब आप ऑब्वियसली समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तुरंत अपन क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो कंसिस्टेंट अभी आप मैं बस देखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का अगर मैं बात करूं तो इन तीनों केस में से कौन सा कंसिस्टेंट हो जाएगा, आप फील कर पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा कंसिस्टेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। क्या कंसिस्टेंट होगा, आप समझ सोचने का प्रयास करो ना। यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहां पे सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों तो कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आ गया ना, और आखिरी वाले में तो कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो मामला बड़ा क्लियर है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। बात समझ में आया? क्लियर है? और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मतलब इन तीनों केस में इसके अंडर में कौन सा वाला केस आएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा, केस नंबर 3 आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब अगर कभी भी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन देकर के आपको बोल दिया सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो आप क्या समझोगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है का मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको अगर मैं ऐसे घुमा के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं कि बोलो तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिस्टम का, है ना, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिस्टम का अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है, तो उन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफिकली एक्सप्रेस करूं तो कैसे वो एक्सप्रेस होगा, तो आप तुरंत आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छा इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस ऐसे होते हैं, मतलब डिसजॉइंट पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली एक्सप्रेस करूं, तब तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और एज इन दोनों का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है सिस्टम का, मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब द स्ट्रेट लाइंस मस्ट बी डिसजॉइंट पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर मैं बोल देता हूं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे लाइंस या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी द इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस। क्योंकि अगर कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस एक के ऊपर एक आ जाता है तो भी इनफाइनाइट, मतलब कंसिस्टेंट, है ना। और अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब भी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब बस तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, एक करे या 1000 करे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एक करना पड़ेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट पैरेलल। सिंपल कंसेप्ट है, क्लियर रखना, ये माइंड पे पूरा क्लियर रखना। ठीक है, बच्चों का ये सब कंफ्यूजन रह जाता है ना, क्यों मास्टर पढ़ाता ही नहीं, ऊपर पढ़ाता है। बस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है, बोर्ड में आके लिख देगा a1x + b1y + c1 = 0, ये तो a1/a2 ≠ = b1/b2। अबे कहां से आया, क्या आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनको, फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ना पढ़ने दो, हमको फर्क पड़ता है इसीलिए हम पढ़ा रहे। और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी जब आएंगे तब आप ही बल्ले बल्ले करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अच्छे से इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी तक आपको नोट्स बनाने का बात नहीं बोला, मैंने आपको बोला है बस सॉल्यूशन को लिखना है और ये एग्जांपल देने के लिए बोला था। बाकी मैं अभी तक नोट्स का बात नहीं किया, मैं आपको बना के दे रहा हूं, चिंता मत करो। मैं समझाते जा रहा हूं ना, समझाते जा रहा हूं, मैं इरेज भी नहीं किया, आप ध्यान से देख सकते हो। आगे बात करते हैं, आगे मैं क्या बात करने वाला हूं दोस्त, आगे मैं ये बात करने वाला हूं कि मान ले, है ना, मान ले ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस जगह पे हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो x = 2 और y = -1 आया। कैसे आया उसमें बातचीत नहीं कर रहा हूं, वो मैं सिखाऊंगा एल्जेब्रिक मेथड में, बाद में सिखाऊंगा कैसे मैं डायरेक्टली देख करके सॉल्यूशन निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी के लिए आप ग्राफिकल मेथड से बना सकते हो, है ना, अदरवाइज एल्जेब्रिक मेथड सबसे सुइटेबल है, वो आप बाद में सीखेंगे। अभी बस ये मान के चलो कि ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे, क्यों है, अभी तक का अगर आपको पूछा गया क्यों है तो आप बोलोगे ये देखो ये दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन जो सिस्टम को कंटेन कर रहा है वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा ये वाला।
तो अगर मैं इन दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करूं, अगर मैं इन दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करूं, ठीक है, तो कैसे आएगा जरा ध्यान से देखना, कैसे आएगा जरा ध्यान से देखना, ठीक है। केस 1 के अंडर पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है, केस 1 के अंडर पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरा मैंने बना लिया 2x माइनस 3y बराबर 7। बात समझिएगा अच्छे से। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ को सबसे पहले बनाना चाहता हूं, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ को सबसे पहले बनाना चाहूं, तो सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, यहां पे दो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना पड़ेगा, और प्लॉट करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 9th में आप सीखे होंगे प्लॉटिंग, है ना, ग्राफ पेपर में कीजिएगा इस चीज को आप अपना कॉपी में प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी ग्राफ पेपर दिया जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 1 को अगर मैं प्लॉट करने का कोशिश करूं तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैं कैसे प्लॉट करूंगा, है ना। बहुत लोग मैं देखता हूं कि बच्चे लोग करते रहते हैं कि x का मल्टीपल वैल्यूज y का मल्टीपल वैल्यूज लेकर के पुट करते रहते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूं क्या, आप समझिएगा बात को। आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए सिर्फ मेरे को 2 पॉइंट का जरूरत होता है। एटलीस्ट कितना पॉइंट का जरूरत होता है, 2 पॉइंट। क्यों जानते हो, क्योंकि सिंगल पॉइंट से आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। ये देखो ना, सिंगल पॉइंट से आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है, बट अगर आपके पास 2 पॉइंट आ गया तो 2 पॉइंट से हमेशा क्या होगा, यूनिक स्ट्रेट लाइन जाएगा। आपका हिम्मत, आप बोल दो कि इन दोनों पॉइंट से आप एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन बना के दिखा दो, जो स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और 2 से ज्यादा पॉइंट अगर देता है तो भी यूनिक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि भाई एक लाइन अगर मेरे को बनाना है ग्राफ, तो मेरे को 2 पॉइंट मिलना, उस लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट मिल जाता है तो ही तो सफिशियंट है ना। तो अगर वो चीज सफिशियंट है तो क्यों मैं ज्यादा पॉइंट्स के बारे में सोचूं, क्यों सोचूं, वो तो अननेसेसरी है ना सोचना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा मेरे को 2 पॉइंट दे दो, ग्राफ बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप बोलोगे सर 2 पॉइंट कहां से लेकर के आए, 2 पॉइंट कहां से लेकर के आए, ये तो मामला समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं सबसे आसान जो 2 पॉइंट होता है ना, उनको हमेशा पिक करो। सबसे आसान जो 2 पॉइंट होता है ना, उनको हमेशा पिक करो। और सबसे आसान जो 2 पॉइंट होता है ना, वो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक बार वाई को 0 करके एक्स निकाल दो और एक बार एक्स को 0 करके वाई निकाल दो। अगर वाई को 0 करोगे तो एक्स कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर y को x को 0 कर दूंगा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है कि 1,0 इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है। और इस जगह से क्या समझ में आ रहा है, इस जगह से समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, दैट इज 0,1 इस लाइन, सॉरी मैं तो इसी को बना रहा हूं, इस लाइन के ऊपर का एक और पॉइंट है। तो अगर 2 पॉइंट मिल गया इसी लाइन के ऊपर तो उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी मैं इसको बना लेता हूं, चलो इसको बना लेता हूं, 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 रखूंगा, और सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेने के लिए x एक्सिस को, x कोऑर्डिनेट को 0 कर दूंगा। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2, है ना। और अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो y आ जाएगा -7/3। मतलब यहां से समझ आ रहा है कि 7/2,0 इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, और यहां से समझ आ रहा है 0, -7/3 इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करूं, अभी अगर मैं दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो ये क्या होगा, 1,0 एक पॉइंट होगा और 0,1 एक और पॉइंट होगा। तो ये आ गया तेरा 1,0 और ये आ गया तेरा 0,1, ठीक है। तो 1,0 और 0,1 को ज्वाइन करके ये लाइन बन गया, ठीक है। तो ये लाइन कौन सा लाइन होगा, ये लाइन कौन सा लाइन होगा, ये लाइन होगा x प्लस वाई बराबर 1।
दो पॉइंट को ज्वाइन करके आप ये ग्राफ में बनाओगे, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 1 को आराम से हमने प्लॉट कर दिया। और दूसरा क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 मतलब 3.5 के आसपास, तो ये हो गया मान लो 7/2, 0। और दूसरा हो गया 0, -7/3, -7/3 मतलब -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 0, -7/3 हो गया ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ, है ना। स्केल से आप बस, आपका काम है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना। और लाइन अगर है तो एरो लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर एरो नहीं लगाओगे तो ये लाइन सेगमेंट लग जाएगा, या फिर एक साइड में एरो लगा के छोड़ दोगे तो ये रे बन जाएगा। क्लियर है। तो लाइन को दोनों तरफ एरो होता है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना दोस्त कि ये दोनों लाइन को हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया कितना इजीली, है ना। हमने दो पॉइंट्स निकाला बस लाइन के ऊपर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट सफिशिएंट है ना। तो ग्राफिकली हम प्लॉट कर दिए, बस दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिए और जोड़ दिए उनको, तो ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का। क्लियरली बात समझ में आ गया। अभी आप बात को ध्यान से देखो दोस्तों, अभी आप बात को ध्यान से देखो कि मामला क्या है। मामला यहाँ पे पूरा पूरा क्लियर है दोस्त, ठीक है। कि अभी ये दोनों लाइन कैसे आपको लग रहा है, डिसजॉइंट पैरेलल, कोइंसिडेंट पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इंटरसेक्टिंग लग रहा है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लग रहा है तो वो दोनों के दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये लगभग जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट कौन है, x कोऑर्डिनेट 2, और इधर से भी अगर आप मैच करने जाओगे तो ये 1, मतलब ये कहां पे मैच कर रहा है 2, -1 पे मैच कर रहा है। मतलब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन है 2, -1, और वही इसका सॉल्यूशन था। समझ में आ रहा है, वही इसका सॉल्यूशन था जो आप आगे जा करके सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ये सबसे निकालोगे। बात समझ में आ रहा है ना। x = 2 और y बराबर -1, वही इसका सॉल्यूशन था। समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन होता क्या है, वो सॉल्यूशन का एक और डेफिनेशन मैं यहां से निकाल सकता हूं। वो डेफिनेशन क्या है कि वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है कि सर इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का जो कॉमन पॉइंट है वही हो गया आपका पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है मामला, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, क्योंकि एक लाइन जो है वो बनता क्या है, एक छोटे छोटे पॉइंट से ही तो बनता है ना। सारे पॉइंट्स को जोड़ते जाओगे तो ही तो लाइन बनेगा ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनता है। तो इस लाइन के ऊपर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो उन दोनों अलग अलग लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उनमें से एक ही पॉइंट कॉमन है, और वो कॉमन पॉइंट कौन है, ये है। बात समझ में आ रहा है ना, वो कॉमन पॉइंट कौन है, ये है। बात समझ में आया। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, यही हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, जिसको आपने कैसे सॉल्व किए, ग्राफिकली सॉल्व किए। जिसको आपने कैसे सॉल्व किए, जिसको आपने ग्राफिकली सॉल्व किए, ग्राफिकली सॉल्व करके निकाले इस सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफ पेपर अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे, एक्यूरेटली मेरा मेजरमेंट उतना ठीक नहीं रहा होगा, ग्राफ पेपर में अगर बनाओगे तो एग्जैक्टली ये 2 पे मैच करेगा, ये -1 पे मैच करेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन का आइडिया। और अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बाद के लेक्चर्स में सीखेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 का आखिरी में आपको मिलेगा, अलग अलग मेथड्स, उसके थ्रू हम समझेंगे कैसे निकालेंगे। अभी आप ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन को निकालते हैं वो चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और सबसे जरूरी बात कि वो मीन क्या करता है। ये जो सॉल्यूशन हम चिल्लाते रहते हैं, सिस्टम का सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है, वो सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली किस चीज को मीन करता है, ज्योमेट्रिकली वो इस चीज को मीन करता है कि भाई इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट कॉमन है। अभी अगर आप बोलते कि सर ये लाइन अगर इसी के ऊपर आ जाता, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस अगर हो जाता, तो क्या होता सर, अगर कोइंसिडेंट लाइन हो जाता तो हम क्या बोलते कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है, मतलब कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात समझ में आया ना। अगर ये पैरेलल हो जाता, डिसजॉइंट पैरेलल ऐसे हो जाता, तो मैं बोलता कोई कॉमन, इसका जितने भी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट कॉमन दिख ही नहीं रहा है, हकीकत में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो दिख रहा है एक पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट जो है इसके ऊपर भी है, ब्लू वाले के ऊपर भी है, ब्लैक वाले के ऊपर भी है। यहाँ पे तो कोई पॉइंट दिखेगा ही नहीं जो ब्लू और ब्लैक दोनों के ऊपर है, और यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स दिखेगा जो ब्लू के ऊपर भी है, ब्लैक के ऊपर भी है। फीलिंग को समझो, बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो अभी मेरे ख्याल से आप सॉल्यूशन का मतलब को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को समझाने के लिए मैं इतना मेहनत किया, बात समझ में आया ना, उस लाइन को समझाने के लिए मैं इतना मेहनत किया, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल में काम चलता है, बात समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज को अब डिटेल में अपना नोट्स में ऐड कीजिएगा। कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ, है ना, कैसे ऐड करना मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिखने के बाद, है ना, केस 1, केस 2, केस 3 उनको कॉपी में अच्छे से लिखिए, ठीक है। ऐसा अगर कोई चीज मैं अपना मुंह से एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया और बोर्ड में नहीं लिखा तो वो भी आप अपना भाषा में लिख करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और ये तीनों केस लिखने के बाद ये वाला बॉक्स अच्छे से स्टार्ट करके लिख के रखो, ठीक है। और ये बॉक्स लिखने के बाद, है ना, ये एग्जाम्पल अच्छे से ग्राफिकली सॉल्व करके आप दिखाओ कि ग्राफिकली चीजों को सॉल्व कैसे करते, सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते, वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया अच्छे से। और उन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसका इंटरनल फीलिंग क्या है, वो भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बात समझ में आया, ठीक है। और कुछ लेंगे एग्जाम्पल, बट इतना सा पॉज करके लिखो, लिखने के बाद मैं एक लाइन लिखा रहा हूं, उसको आप अच्छे से लिखो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिख लिए हो, है ना। अभी आप लिखो जरा, है ना, नीचे स्टार करके वापस स्टार करके, है ना। इसके बाद इस एग्जांपल के बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन के बाद स्टार करके एक और पॉइंट लिखो ईच सॉल्यूशन x, y, देखो ईच सॉल्यूशन, है ना, ईच सॉल्यूशन x, y, ईच सॉल्यूशन x, y, क्योंकि सारे सॉल्यूशन एक पॉइंट के फॉर्मेट में ही आ रहा है। पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है, इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जहां पे x एब्सिसा होता है, y ऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन एक पॉइंट के मतलब x और y का जो वैल्यू है, वो उसका जो मीनिंग होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर। उसका सिग्निफिकेंस एक पॉइंट ही होगा। और रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट एक पॉइंट को ही करेगा, चाहे वो यूनिक पॉइंट हो, चाहे वो इनफाइनाइट पॉइंट हो, चाहे वो कोई पॉइंट हो ही ना, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो लिखो ईच पॉइंट x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स या फिर corresponds to a point on the line represented by the equation and vice versa, ठीक है। तो ये तो मैंने एक लीनियर इक्वेशन का बात किया इन टू वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात करूं तो वही पॉइंट क्या हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, वही पॉइंट एक से ज्यादा दैट इज इनफाइनाइट भी हो सकता है, और वही पॉइंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, क्लियर है। ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, बात समझ गए होंगे आप, है ना। ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बना के रख दिए होंगे। अभी मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज करके आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक आध एग्जांपल दिखा दिया, और मैं कुछ प्रैक्टिस भी करा लूँगा, है ना, और उसके थ्रू मैं आपको कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल समझा भी दूंगा और फिलिंग भी दे दूंगा, उसका क्या है क्या नहीं है मामला, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने लिया 2x + 3y = 6, और दूसरा इक्वेशन लिया 4x + 6y = 12, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन अगर मैं ग्राफिकली आपको निकालने को बोला, आप क्या करोगे, आप दोनों को सेम ग्राफ में प्लॉट करोगे एंड देन देखोगे कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। तो चलिए करते, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो फॉर 2x + 3y = 6, आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले x y
एक बार y को 0 करोगे, एक बार x को 0 करोगे, क्योंकि आपके पास जो आपको पॉइंट्स चाहिए वो क्या पॉइंट्स चाहिए आपको। ऑब्वियसली मैं एक इधर भी इरेज कर देता हूँ, ज़रूरत होगा, क्योंकि यहाँ तक लिखना हो गया सारे के सारे आपको, इसीलिए मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 3y = 4, है ना। और दूसरा मान लीजिए ले लेते हैं 4x + 6y = -4, ठीक है। चलो, और आखिरी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3y = x and 2x + y = 1, ठीक है। तो इन तीनों को समझाने के बाद लगभग ग्राफिकल मेथड आपका पूरा ग्रिप में आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम स्पेस बचाने के लिए उधर कर लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता मेरे ख्याल से। जो टेबल होगा उस टेबल में आज से पहले तक आप क्या करते थे, x का वैल्यू 1, 2, -1, -3 ये सब मान के 3-4 पॉइंट्स लेते थे। बट ये 3-4 पॉइंट्स का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट लेके तो काम खत्म होगा ना। और वो 2 पॉइंट भी बहुत आसान पॉइंट हम ले सकते हैं। एक में x का वैल्यू 0 डाल देते, एक में y का वैल्यू 0 डाल देते, तो एक पॉइंट y एक्सिस में आ जाएगा, एक पॉइंट x एक्सिस में आ जाएगा। तो x अगर 0 डालेंगे इसी लाइन पे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2, और y अगर 0 डालोगे तो x आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कौन आएगा, 0,2, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कौन आ जाएगा, 3,0। तो ये हो जाएगा x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट, मतलब क्या, और ये आ जाएगा y एक्सिस। तो इसका मतलब भी बहुत आसान हो गया ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑन y एक्सिस का मतलब क्या है, ऑन y एक्सिस का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ, यहाँ से ये भी आप समझ गए ना कि y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 3y = 6 एंड y एक्सिस दैट इज x = 0, मतलब x = 0, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी पता चल गया यहाँ से, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 3y = 6 एंड x एक्सिस दैट इज y = 0। क्लियर है, बात समझ में आया ना। तो ये हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। तो चलिए वे ग्राफ अच्छा एक और बाकी है, एक और बाकी है 4x + 6y = 12। तो उसके लिए जो टेबल होगा वो क्या होगा, एक बार x को 0 रख दीजिए तो y आ जाएगा कहीं ना कहीं, सॉरी 12, तो y आ जाएगा 2, और y को 0 रख दीजिए तो x आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से 0,2 और यहाँ से 3,0 आ रहा है। अभी अगर दोनों को मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, पूरा दुनिया जानता है, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0, ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, और x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूँ इसको, तो एक पॉइंट 3,0 है, तो 1, 2, 3,0 आ गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2, दैट इज़ 1, 2, तो ये आ जाएगा 0,2। तो 0,2 और 3,0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो इसी जगह पे आपको ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता ना, ये दोनों क्वेश्चन कि x एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और y एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो निकालो, वो भी आप बता सकते हो अकॉर्डिंगली, क्लियर है। चलो अभी अगर आप इसको बनाने आओगे तो आप देखोगे सर पॉइंट तो सेम है, मामला तो सेम है, यहाँ पे पॉइंट तो सेम है सर, तो कहानी क्या हो रहा है, इन्हीं 2 पॉइंट से अगर उस लाइन को भी पास करना है तो वो लाइन भी तो सिमिलर ही होगा ना सर, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना आएगा, वो लाइन भी तो सिमिलर होगा। मतलब यहाँ पे तो दोनों लाइंस क्या हो गया, कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस हो गया, है ना। हियर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय
इक्वेशन नंबर 1 and 2 are coincident parallel lines. Coincident parallel lines, and the system constituting these lines has कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और उसका सिग्निफिकेंस अगर समझे तो क्या होगा कि इन दोनों लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है. कॉमन इन दोनों लाइन में, दैट इज द लाइंस हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन. ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है कॉमन. बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये हो गया. पहले एक प्रॉब्लम हमने एग्जांपल 1 कराया था, वो यूनिक सॉल्यूशन वाला, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस था. ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो गया, जहां पे क्या आ गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस मतलब आपका डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस. ठीक है, सॉरी, कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस. ठीक है, आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं. और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मामला है वो क्या है, देख सकता है. तो एक चीज, ऑब्जर्वेशन जो है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बाद में सिखा के भी देता हूँ. चलो, ऑब्जर्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए. सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए. सेकंड इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और उसको कैंसिल कर देता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है. मतलब आपको सेकंड इक्वेशन उल्लू बनाने के लिए दिया गया था, वो सेकंड इक्वेशन हकीकत में फर्स्ट इक्वेशन ही था. तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है हकीकत में, तो ये दोनों इक्वेशन जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, आप देखिएगा किसी ना किसी एक इक्वेशन ऑलरेडी दूसरे इक्वेशन को किसी वेरिएबल कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा. मतलब किसी एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में कन्वर्टेबल होगा. मतलब दिखेगा तो आपको 2 इक्वेशन, बट हकीकत में होगा एक ही इक्वेशन, ताकि उन दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास आए. मतलब आपके पास एक ही इक्वेशन होगा और उसी इक्वेशन का, ऑब्वियसली अगर एक ही इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा. बट एक ही इक्वेशन अगर है सिस्टम में और अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. ठीक है ना, कभी भी यूनिक एक्स और वाई तो आप निकाल नहीं पाओगे. समझ में आया? चलो, यहां पे अगर बात करें दोस्त, यहां पे अगर बात करें तो मैं इतना कुछ और लिखूंगा नहीं, यहां पे डायरेक्टली आप कर दूंगा, है ना. मैं आप खुद से लिखिएगा इसको, आप खुद से लिखना है इसको, आप इसको खुद से लिखना. x और y, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y आ रहा है 4/3, और y को 0 अगर रखता हूं तो x आ रहा है 2. और इस जगह पे क्या आ रहा है देखो, इस जगह पे क्या आ रहा है देखो, इस जगह पे क्या आ रहा है देखो. अगर मैं x को 0 कर देता हूं तो y आएगा -2/3, और y को अगर 0 कर देता हूं तो x आ जाएगा -1. तो अभी अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाने निकल गया तो क्या आएगा, क्या आएगा. इस जगह पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0,4/3 है ना, और यहां पे आ जाएगा 2,0. तो ये हो गया आपका एक ग्राफ, ये आ गया आपका एक ग्राफ. बात समझ में आया? क्लियर है? और अगर मैं इसका बारे में बात करूं तो इसके बारे में अगर बात करूंगा तो ये क्या होगा, एक हो जाएगा 0,-2/3. तो -2/3 तो 1 से भी ऊपर होगा, और दूसरा हो जाएगा -1,0, दैट इज इधर होगा -1,0. तो यहां पे आपको क्या मिल गया, यहां पे इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल गया, डिसजॉइंट पैरेलल मिल गया. आप लिख दीजिएगा, है ना, ये क्या है, डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस. डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस हो गया. बात समझ में आया ना, डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस हो गया. एंड द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग दिस लाइंस हैज नो सॉल्यूशन. ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन. एंड दैट इज द लाइंस हैज नो पॉइंट्स इन कॉमन. मतलब कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट इन दोनों लाइन में ऐसा नहीं है जो कॉमन है, जो दोनों में है. जैसे इस केस में तो सारे पॉइंट ऐसे ही थे जो दोनों में है. उस एग्जांपल 1 में ऐसा एक ही पॉइंट था जो दोनों में है, यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों में है. ठीक है, तो ये तीन ही केस एग्जिस्ट करते हो, तीनों का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया.
क्लियर है दोस्त, समझ में आया? चलो, तो ये हो गया पूरा पूरा डिटेल पोस्टमार्टम किस किस का, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको बस फील कराया, ग्राफिकल सॉल्यूशन के थ्रू फील कराया, मैं आपको पढ़ाया नहीं। आप बुक के साथ बुक और मैं जो बोल रहा हूं, मैं जैसे जब बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तभी पढ़ना, नहीं तो फालतू में डाउट आएगा और फिर मैं वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं सफिशिएंट, अभी भी मैं सॉल्वेबिलिटी पढ़ाया नहीं। तो बुक आप तभी खोलना जब लेक्चर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर 2 बिना कंप्लीट किए मैं होमवर्क भी नहीं दूंगा एनसीईआरटी का और खोलने भी बोलूंगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको 3.2 एक्सरसाइज से पहले दिख जाएगा वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पूरा दुनिया इसको रटाते रहते हैं, मतलब किसी को पता नहीं है, ना ही बच्चे को पता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीजें कनेक्ट करना पड़ेगा, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करना पड़ेगा, ताकि कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे और कितने भी घुमा के पूछने की कोशिश करे, अपन हार ना माने। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैंने ये पूरा टॉपिक दैट इज कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये मैंने खत्म नहीं किया, ये मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ाना पूरा बाकी है, जो लेक्चर 2 में आएगा। तो अब जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी करके मेरा सर मत खाइएगा, ठीक है? चलिए, मैं आज के लेक्चर के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी का होमवर्क भी नहीं दूंगा और ना ही रीड करने बोलूंगा, ठीक है? वो एनसीईआरटी का जो भी होमवर्क है वो आपको अगले लेक्चर के बाद ही मिलेगा, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन बोले सर ये कौन सा केस है, ये चौथा केस कहां से आ गया? चौथा केस कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। बट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो बच्चे लोग ग्राफ बनाने में थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है ना, या फिर स्ट्रगल करते हैं, वो बना नहीं पाते क्योंकि इस लॉजिक से होता नहीं ना। अच्छा, तो सर कैसे होगा? इन दोनों को मैं अच्छे से लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, और बाकी प्रॉब्लम्स में कैसे लिखते हैं वो सब कुछ बताया जाएगा अगले लेक्चर में, आप चिंता मत करो। बस जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, ठीक है? जब जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ना कि जो नहीं हुआ उसके बारे में टेंशन करोगे। ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है जो पूरा इंडिया में कहीं भी पढ़ा देता है और आपको पढ़ाया ना गया। इम्पॉसिबल सिचुएशन, ओपन चैलेंज सर, ठीक है? ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कुछ। अब देख लीजिएगा, कहीं का मटेरियल, कहीं का नोट्स, कुछ भी उठा करके देख लीजिएगा, यहाँ से कम ही मिलेगा, ये कंफर्म गारंटेड है, ठीक? ध्यान से देखिए आगे, क्योंकि हम इसको टारगेट करके चलते हैं, ठीक है ना? हमारा टारगेट यही रहता है, या फिर मान लीजिए इसके भी ऊपर वाले जो भी चीजें हैं वही, इसके नीचे तो लेवल कभी नहीं जाता है, ठीक बात है? इसके नीचे तो कल लेवल नहीं जाता है। यहां तक अगर लेकर के चलेंगे तो इसके नीचे जो भी है, चाहे मेंस हो आपका या फिर बाकी सब एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, वो तो अपने काबुल हो जाएगा, वो तो अपने आप ही होना है। हाँ, ऑब्वियसली, हाउ कैन आई फॉरगेट, ठीक है? वो भी एसओएफ वाला नहीं, ऑब्वियसली प्योर गवर्नमेंट का जो ओलंपियाड होता है। इस लाइन को अगर प्लॉट करना है तो अगेन मैं बोलूंगा एक्स को 0 मान लीजिए, तो एक्स को 0 मानने से अभी वाई भी 0 आ रहा है, अब देख सकते हो 0/3 0 आ रहा है। ये क्या मसला हो गया? अभी अगर y को 0 मानेंगे तो ये x भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो x 0 और y 0 का कहानी लेकर के मेरे पास एक ही पॉइंट आ रहा है घूम फिर के, और एक पॉइंट से तो मैं लाइन नहीं बना सकता। तो जब आप ऐसे फंस जाओगे, x 0 और y 0 लेकर के फंस जाओगे, क्यों फंस रहे हो यहाँ पे जानते हो? क्योंकि ये लाइन खुद ब खुद x एक्सिस और y एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा है। ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एज ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना सोचते रहोगे। तो अगर ऐसा कोई लाइन आपको मिल गया ना, है ना, जो जिसमें अगर आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप का लिखा गया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये केस हमने पहले नहीं पढ़े। अगर आपका c कहीं पे 0 दिया हुआ रहता है ना, तो वो लाइन कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ये लाइन हमेशा पास करेगा ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आया ना? ये लाइन हमेशा पास करेगा ओरिजिन से, नेवर कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस AXES होगा, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसको नोट फॉर्म में आप अपना कॉपी में चिपका दीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर? बात समझ में आया ना? है ना? ऑब्वियसली यहाँ पे C0 के साथ साथ A और B दोनों के दोनों क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अगर A 0 हो गया तब तो ये y इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज x एक्सिस हो गया, और B अगर 0 हो गया तब तो y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना? तो A और B दोनों नॉन जीरो है।
तभी ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन बनेगा। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो 0,0 आ गया। दूसरा कौन होगा? दूसरा आप कभी भी x से 0 और y 0 रख के निकाल नहीं सकते ना, तो ऑब्वियसली दूसरा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए x आप क्या लेना चाहते हो, मान लीजिए x 3 ले लेते तो सुंदर आ जाएगा थोड़ा सा, तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या फिर x 1 भी लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट 1 को लेने के बाद 1/3 आता है, और 1/3 को प्लॉट करना उतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने इंटीजर वैल्यू पे सोचा। तो एक पॉइंट तो यही आ गया 0,0, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, और उधर 1 यूनिट 3,1। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो ये लाइन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये लाइन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये हो गया आपका लाइन नंबर 1, ये हो गया आपका लाइन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? है ना, ये हो गया आपका लाइन नंबर 1। अभी इसको अगर बात करें तो ये तो हमारा पुराना चीज है, x 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, y 0 रखेंगे तो x हाफ आएगा, y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? हाफ आएगा। मतलब एक लाइन हो गया 0,1 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो गया 0,5। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन बनेगा, इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये लाइन बनेगा। तो ये आया पॉइंट, x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर देखोगे ये पॉइंट आया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ग्राफिकली जब भी इसको प्लॉट करोगे तो ऐसे x और y देख लीजिएगा कितना आ रहा है, तो ये मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और अभी तो मैं यहाँ से तो डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। x इक्वल टू 3y यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये 6y 7y आ जाएगा, y का वैल्यू 1/7 हो जाएगा, और x का वैल्यू 3/7, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3/7, 1/7। क्लियर है? बात समझ में आया ना? तो उसी चीज को आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स को बहुत छोटा लिया, इसीलिए दिख नहीं रहा होगा आपको, बट एज आप 1 यूनिट को अगर 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेते तो शायद आपको अच्छे से बड़ा आ जाता, और यही सॉल्यूशन आपको थोड़ा जूम होकर के दिखता। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो ये भी कौन सा केस हो गया? ये भी आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला ही केस हो गया, ये भी आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला ही केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। तो सर आपने वापस इसको क्यों लिए? वापस इसको इसीलिए लिया ताकि इस प्रकार के लाइंस अगर आपके सामने अकर हो जाए तो आप प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। ठीक है, आप उसको उसी वक्त करके निकल जाओ। उसी इंटेंशन को लेकर के मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना? उसी इंटेंशन को लेकर के मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने, और कोई मेरा इंटेंशन या पर्पस नहीं था इस चीज को लेकर के। बात समझ में आया? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से देखो, तो मेरे ख्याल से मैंने एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन किया इस चीज़ के ऊपर, है ना? बहुत ही हेल्दी डिस्कशन किया, जो भी मेरा आदत है हमेशा मैं जैसे करता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक लेक्चर था। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सिस्टम का जो पूरा मेन जीस्ट है, इंटरनल फीलिंग है। इसके बाद जो भी अच्छा कंसेप्ट आएगा वो बड़ा स्मूथली निकलेगा, वो स्मूथली निकलेगा। उस वक्त मेरे को प्रेशर लेना नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे मेहनत इस लेक्चर में कर चुका हूँ। ठीक है, वो बहुत ही स्मूथली निकलेगा, इसीलिए मैं इसको इतना स्ट्रेस देकर के अच्छे से बताया आपको। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड के ऊपर क्वेश्चंस मैं आज ही कराने वाला था, बट वो हुआ नहीं। तो अगले लेक्चर में हम पहले आकर के क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम्स में उसको लिखते कैसे, आंसर को कैसे राइट करते हैं, है ना? वो सारी चीज़ देखने वाले फर्स्ट पार्ट में। देन हम आपका वो वाला पार्ट आपको बताएंगे, दैट इज सॉल्वेबिलिटी, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का जितने भी कंडीशंस वगैरह है वो सब निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर फिर टाइम मिला तो हम एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वो लेक्चर 3 में होगा, और लेक्चर 4 में वर्ड प्रॉब्लम होगा, होके चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 से 4 लेक्चर का टॉपिक है, मैं पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में डीपली चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा, है ना? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाइएगा। तो इस जगह पे नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये सब अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कंसेप्ट याद ही नहीं आएगा, और अगर कंसेप्ट याद नहीं आया आपको सही वक्त पे सही जगह पे, तो वही है ना कि टॉप 1% या टॉप 0.5% कंट्री का क्रीमी लेयर पे आप घुस नहीं पाओगे। क्लियर है? यही सब वो सक्सेस का की है। ठीक है, जो एक अच्छे बच्चे को एक अच्छे बच्चे से डिफर करता है ना? एक अच्छे बच्चे को एक अच्छे बच्चे से सेपरेट करता है, यही सब वो क्रीमी लेयर है। बाकी बुक का सॉल्यूशन सबको आता है भाई, सारे स्कूल टॉपर्स को आता है, क्या दिक्कत है उसमें? बट स्कूल टॉपर्स, आईटी का जो रईस है ना, उसमें सारे स्कूल टॉपर्स जाके पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्डिनरी बच्चा तो उसमें फाइट करता ही नहीं है। ठीक है, सारे टॉपर्स बच्चे फाइट करते हैं उसमें, जो स्कूल के होते हैं उसमें भी 90% पिछड़ के रह जाते हैं और 10% का सिलेक्शन होता है।
सही बात है ना, क्लियर है। चलिए, है ना, नीट वगैरह में कर सकता है इस ऑर्डिनरी बच्चा प्रिपरेशन, बट IIT JEE ये कोई मुंह का बात तो नहीं है भाई, ठीक है। ये IIT JEE है, ये अपना पैटर्न को हमेशा मेंटेन करता है, अपना डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करता है, अपना लेवल को हमेशा मेंटेन करता है, उसी हिसाब से चलता है। सिंपल सी बात है ना। आज का कोई भी पेपर उठा लो, आज तक ज़िंदगी में जितना हुआ है, नीट का लेवल गिर गिर के एम्स बंद हो गया, पानी जैसा पेपर लेवल हो गया, है ना। मतलब पहले क्या पेपर लेवल आता था, आज से 10 साल पहले चाहे PMT का पेपर या एम्स का पेपर ले लो, वो अलग ही लेवल आता था, है ना, जे लेवल में होता था। और अभी आज के डेट का नीट का पेपर उठा लो, 650 के आसपास कट ऑफ चला जाता है, 720 में, समझ आ रहा है। बट IIT JEE देखे हो, 40 साल से पेपर हो रहा है, कभी भी पेपर का लेवल गिरने में देखे हो? नहीं देखे हो, और ना ही देखोगे अगले 20 साल में कभी भी, ये लेवल बढ़ता ही जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए वो अलग है, और इसका लेवल भी अलग है, और इसका सक्सेस रेट भी अलग है, सब कुछ, है ना। इसके बारे में अपन बातचीत नहीं कर सकते, वो अलग ही बात है, वो नीट या फिर JEE मेंस जैसे एग्जाम के साथ अपन मर्ज नहीं कर सकते। खैर वो सब अलग बात हो गया। आपको जो बताया जा रहा है उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि मामला क्या है, और कैसे चीज़ों को नोट्स को बना के रखना है, और कैसे रिवीजन अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आपको कोई NCERT खोलने का जरूरत नहीं है, और ना ही उसका कोई होमवर्क है। अगले लेक्चर खत्म करने के बाद आपको होमवर्क मिलेगा 2-3 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो उसको आप कंप्लीट करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 2 के बाद से आपको होमवर्क मिलेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका होमवर्क बस इतना सा ही है कि नोट्स को अच्छे से बना के रिवीजन करके A to Z जितना बोला गया उतना दिमाग में भेजे पे घुसा के रखना है। क्लियर कट समझना है, पूरा डीपली समझना है, सिर्फ नोट्स बना से भी कोई फायदा नहीं, समझना है अच्छे से। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, और बाकी आगे का कहानी देखेंगे, और जब कंक्लूजन होगा इस चैप्टर का तब सबसे ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते दोस्त, अलविदा।